Hello CA final students. Today we are going to revise SA 600 using the work of another auditor. तो अब अपन को इसमें समझना है, इसमें दो टर्म्स है, प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर. लेट सपोज प्रिंसिपल ऑडिट मींस होल्डिंग कंपनी का ऑडिटर, या फिर लेट सपोज मेरी ब्रांचेस है तो जो हेड ऑडिटर है इज नोन एज दी प्रिंसिपल ऑडिटर, मतलब जो दूसरे का वर्ड यूज करेगा. लेट सपोज आई एम द ऑडिटर ऑफ एनटीपीसी एंड एनटीपीसी हैव वेरियस ब्रांचेस. तो अब देखो उनके जो ब्रांच ऑडिटर्स है तो वो तो हुए ब्रांच ऑडिटर्स, उन्हें हम स्टैंडर्ड पे बोलेंगे अदर ऑडिटर्स. एंड जो उनका होल्डिंग मतलब जो क्या बोलते हैं एनटीपीसी या टोटल ऑडिटर है उसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर एज पर ऐसे 600. तो देखो इसमें होल्डिंग सब्सिडरी भी कवर होता है और ब्रांचेस भी कवर होती है, मतलब ब्रांच ऑडिटर और उसका जो मतलब मेन जो ऑडिटर है जिसके साइन होते हैं, he is known as principal auditor and the branch auditor is known as other auditor. तो using the work of another auditor ये ऐसे 600 है. It does not apply on the joint audits क्योंकि इधर ऐसे 299 अप्लाई होता है 299 and auditors relationship with the predecessor auditor. तो यहाँ पे बेसिकली ऐसे 510 अप्लाई होता है. तो क्योंकि जब हम predecessor auditor की बात करते हैं, मतलब जब ओपनिंग बैलेंसेस वगैरह चेक करते हैं तो ये वहाँ पे रूल आता है. तो मतलब it does not apply when we are talking about joint audits and it does not apply when we are talking about relationship with the predecessor auditor. तो अब देखो अब अपन को प्रिंसिपल ऑडिटर का काम कब एक्सेप्ट करना है. देखो प्रिंसिपल ऑडिटर दो चीज़ें हुई. एक तो देखो लेट सपोज एनटीपीसी लिमिटेड का मैं हेड ऑडिटर हूँ और मुझे सब्सिडरीज का फिनेंशियल भी कंसोलिडेट करना है, तब भी मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ. और मान लो एनटीपीसी का मैं हेड ऑडिटर हूँ और उसके ब्रांचेस के जो ब्रांच ऑडिटर्स ने साइन किए वो भी क्लब करना है, तब भी मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ. तो ये स्टैंडर्ड दो सिचुएशंस में अप्लाई होता है, होल्डिंग सब्सिडरी एंड ब्रांचेस के केस में. ठीक है. अब अपन को एक्सेप्टेंस करना है एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर, तो मैं तभी करूँगा, मतलब मैं तभी प्रिंसिपल ऑडिटर बनूंगा जब भाई मुझे एक जैसे लेट सपोज 8 लाख करोड़ की बैलेंस शीट है. अब पता चला मैं जो प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ मुझे सिर्फ 8 लाख करोड़ में से सिर्फ 1000 करोड़ की बैलेंस शीट मेरे से चेक करा रहे हैं, बाकी 99,000 करोड़ कौन चेक कर रहा है, अदर ऑडिटर्स. तो मतलब यार फिर मेरे से भी वो ऑडिट रिपोर्ट साइन करा रहे हो, मतलब ये तो हो जाएगा ना. मतलब मुझे प्रिंसिपल ऑडिटर का काम एक्सेप्ट ही तब करना है जब मेरा सफिशिएंट पार्टिसिपेशन हो. ठीक है. द ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द ऑडिटर्स ओन पार्टिसिपेशन इज सफिशिएंट टू बी एबल टू एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर. मतलब 8 लाख करोड़ की बैलेंस शीट में कम से कम 50,000 करोड़ तो ऐसा होना चाहिए ना जो मेरे मेरे एरिया से हो, समझ रहे हो, जिसका मैंने एक्चुअल में ऑडिट किया हो. मतलब किसी और ने ऑडिट करके मतलब साइन तो मेरे हो रहे हैं. ठीक है. और मतलब मेन एनटीपीसी रिपोर्ट पे साइन मेरे हो रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है उसमें से मैंने तो सिर्फ 1% भी ऑडिट नहीं किया, सारा अदर ऑडिटर्स ने काम किया है. तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. तो हमें क्या देखना है कि हम कितना मटीरियल पोर्शन का ऑडिट हम खुद कर रहे हैं, द मटीरियलिटी ऑफ द पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन विद द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट्स. ठीक है. और हम कौन से बिजनेस कॉम्पोनेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं, है ना, और हमें कितनी नॉलेज है उसकी. तो प्रिंसिपल ऑडिटर्स डिग्री ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द बिजनेस ऑफ द कंपोनेंट्स. तो हमें मतलब कितनी नॉलेज है कि इस कंपोनेंट में इतना, मतलब हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ऑडिट में. अगर मैं सिंपल बोलूँ तो हमें सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, है ना. हम कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारा रिस्की वाला काम वही कर रहे हैं, हमारे पास कोई रिस्की एरिया ही नहीं है. द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड बाय द अदर ऑडिटर. तो मतलब पता चल रहा है सारा रिस्क वही उठा रहे हैं, है ना. हम मैं तो कुछ मतलब मेरा सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो मैं मटेरियल ट्रांजैक्शंस को ऑडिट करना चाहिए, मतलब मटेरियल पोर्शन को. ठीक है. और मतलब मेरा पार्टिसिपेशन होना चाहिए अगर मैं सिंपल बात बोलूँ तो. और मुझे ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं कि मेरा ऐसा लगना चाहिए कि यार मैंने भी ऑडिट किया है, सिर्फ पता चले सिर्फ मैंने उनकी ऑडिट रिपोर्ट उठाई और उसके बेसिस पे बना दी. मतलब मेरा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए 8 लाख करोड़ में से, तो मुझे एटलीस्ट इतना ऑडिट तो करना ही चाहिए ना खुद कि मैं मटीरियल ट्रांजेक्शन्स या सारी रिस्क, मतलब सारी रिस्क ही पता चल रहा है वही अंडरटेक कर रहे हैं, मतलब उन्हीं की बैलेंस शीटें में आ रही है, मेरे में भी तो कोई रिस्क आनी चाहिए ना. मतलब मेरा सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. तो ये होना है एक्सेप्टेंस का पॉइंट. तो मुझे तभी एक्सेप्ट करना है जब मेरी इन्वॉल्वमेंट हो ऑडिट में, नहीं तो मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है. अब अपन प्रिंसिपल ऑडिटर और जो क्या बोलते हैं अदर ऑडिटर है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं. ठीक है. तो देखो ऑब्वियस सी बात है, प्रिंसिपल ऑडिटर को रिटर्न कम्युनिकेशन भेजनी है टू द अदर ऑडिटर और दोनों क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे. ठीक है. अब देखो जो अदर ऑडिटर है उसे रिटर्न कम्युनिकेशन भेजी किसने, प्रिंसिपल ऑडिटर ने. ठीक है. तो अब देखो उस अदर ऑडिटर को कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है, तो कोई भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग मिलती है जो कि एंटिटी लेवल पे इफेक्ट करती है, तो उसे वो जल्दी से जल्दी बताना है प्रिंसिपल ऑडिटर को. उसे टाइम टेबल से अडेयर करना है, मतलब जो उसे टाइम टेबल दिया कि इतने दिन में आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट दे देना, तो ब्रांच के ऑडिटर को उस टाइम लिमिट को कंप्लाई करना है और उसे स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करना है. तो अगर मैंने इसके लिए चार्ट बना रखा है कि अदर ऑडिटर को क्या करना है और प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर रिटर्न कम्युनिकेशन भेजेगा, अदर ऑडिटर क्या करेगा, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स को टाइम टेबल को अडेयर करेगा या फिर कंप्लायंस विथ रेलेवेंट लॉस करेगा. ठीक है.
और देखो प्रिंसिपल ऑडिटर क्वेश्चनेयर भी भेजता है, तो अदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, शुड रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चनेयर। तो अगर आपके पेपर में कभी भी आता है कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड पॉइंट, या फिर ऐसा कोई पॉइंट आता है दैट देयर शुड बी अ सफिशिएंट लाइजन बिटवीन द प्रिंसिपल ऑडिटर एंड द अदर ऑडिटर, तो आपको याद आना चाहिए प्रिंसिपल ऑडिटर को रिटर्न कम्युनिकेशन भेजना है, प्रिंसिपल ऑडिटर को क्या करना है, फिर अदर ऑडिटर को सिग्निफिकेंट फाइंडिंग टाइम टेबल से अडेयर करना है, कंप्लायंस विथ लीगल रिक्वायरमेंट, ये अपना पॉइंट हुए, है ना। फिर अपन समझो कि क्वेश्चनेयर भी भेजेगा प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर नीड्स टू रेस्पॉन्ड टू इट, ठीक है। और प्रिंसिपल ऑडिटर क्या कर सकता है, वो एडवाइस भी कर सकता है अदर ऑडिटर को ऑफ एनी मैटर्स दैट कम टू हिज अटेंशन दैट ही थिंक्स मे हैव एन इंपॉर्टेंट बेयरिंग ऑन दी अदर ऑडिटर्स वर्क। तो मुझे ऐसा कोई पॉइंट मिला जिसका इंप्लीकेशन मुझे लगता है अदर ऑडिटर के काम पे हो सकता है, तो आई वुड इंटीमेट हिम। तो ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑडिटर एंड अदर ऑडिटर। अब अपन की बात आती है, देखो ये कोऑर्डिनेशन वाला पॉइंट हुआ। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस हमें तभी करनी जब हमें मटेरियल पोर्शन को ऑडिट करने को मिला है, हम थोड़ा बहुत रिस्क हम भी एंटरटेन कर रहे हैं, और हमारी सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए ऑडिट में, ये हमारे माइंड में रहना चाहिए। और मुझे बिजनेस के कंपोनेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, मतलब इतना तो मैं एरिया देखूँ कि मुझे बिजनेस का कोर चीज़ें पता चले, मतलब बिजनेस के कंपोनेंट्स जो बिजनेस है एक्चुअल में उसका बिजनेस का पता चले, तो तभी मैं एक्सेप्ट करूँगा। फिर कोऑर्डिनेशन, इसमें प्रिंसिपल ऑडिटर क्या क्या करेगा, अदर ऑडिटर क्या क्या करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, कम्युनिकेशंस देगा, ठीक है, क्वेश्चनेयर देगा, और वो क्या बोलते हैं एडवाइस कर सकता है अगर उसे किसी एरिया के बारे में पता जिसका बेयरिंग है ऑन द अदर ऑडिटर्स वर्क। और अदर ऑडिटर सिग्निफिकेंट फाइंडेंस टाइम टेबल से एडर करेगा, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स को कंप्लाई करेगा एंड रिप्लाई टू द क्वेश्चनेयर। अब अपना आता है रिपोर्टिंग कंसिडरेशन, ठीक है ना। अब अपना क्या पॉइंट आता है, अगर मान लो मतलब अब मैं प्रिंसिपल ऑडिटर हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अदर ऑडिटर, लेट सपोज मान लो कि कोई फॉरेन ब्रांच थी, मेरी फॉरेन ब्रांच थी, तो वहाँ का ऑडिटर क्या है, कॉम्पिटेंट नहीं है, लेट सपोज वो सीए नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे अलाउड है कि ब्रांच मतलब ऑडिट कोई भी कर सकता है अदर देन सीए भी कर सकता है। तो अब मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं हो रहा, इफ द वर्क ऑफ द अदर ऑडिटर कैन नॉट बी यूज एंड और मैं खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एंड द प्रिंसिपल ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू परफॉर्म सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर, मतलब मुझे उस बंदे पे भरोसा नहीं हो रहा और मैं खुद भी काम नहीं कर पा रहा, तो मुझे क्या ओपिनियन देना है, क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना है। अगर वो मान लो मटीरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड, अदरवाइज अगर मटीरियल भी है और परवेसिव भी है देन डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। तो सिंपल सी बात क्या है कि भाई मेरे को आई कैन नॉट यूज द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर एंड आई हैव नॉट बीन एबल टू परफॉर्म दी सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स, देन आई शुड ईदर क्वालिफाई और डिस्क्लेमर। अपना पॉइंट ये है। तो या तो वो मतलब मैं उसका वर्क यूज नहीं कर पाया क्योंकि वो बंदा कॉम्पिटेंट नहीं था, है ना, मतलब लेट्स सपोज वो सीए नहीं था, या फिर मतलब मैं सफिशिएंट एडिशनल प्रोसीजर्स भी नहीं कर पाया, मतलब मैं या तो खुद भी ऑडिट नहीं कर पाया ना वो उसके वर्क के ऊपर रिलाय कर पाया, तो मुझे क्वालिफाइड है डिस्क्लेमर देना है। अगर मान लो ब्रांच का ऑडिटर मींस अदर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन डालता है, ब्रांच का ऑडिटर या फिर सब्सिडरी का ऑडिटर, ठीक है, अगर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन डालता है तो प्रिंसिपल ऑडिटर के पास ये राइट है कि वो उस मॉडिफिकेशन तो चाहे तो हटा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रुप लेवल पे चेक करेगा, मतलब वो कंसोलिडेटेड या फिर मतलब टोटल बैलेंस शीट पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेगा कि क्या वो मटीरियल है या नहीं है। द प्रिंसिपल ऑडिटर शुड कंसिडर वेदर द सब्जेक्ट ऑफ द मॉडिफिकेशन इज ऑफ सच नेचर एंड सिग्निफिकेंस इन रिलेशन to the financial information of the entity, मतलब पूरी entity है on which the principal auditor is reporting that it requires a modification। तो मतलब मुझे पूरे entity के point of view से देखना है कि क्या इसमें modification की जरूरत है या नहीं। तो ये basically point हो गया। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, acceptance, coordination and reporting consideration। You should learn it out, है ना। Hope you have liked the video। Please do subscribe to my channel and thanks a lot for your support।